हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हो कि हमने रीजनिंग, मैथ और जीएस की क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जो पॉलिटी का एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे, और वो क्या है, संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या कब कब मांग रखी गई, कैसे कैसे पॉइंट आए, क्या क्या स्थिति रही, उन सभी पे आज हम क्या है वन बाय वन चर्चा करेंगे। और हम वही टॉपिक लेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले हम जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या हुआ था। बात करते हैं सन 1895। सन 1895 ईस्वी में क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक लाया था। और स्वराज विधेयक में मांग जो रखी गई थी वो ये मांग रखी गई थी कि हमारी क्या बननी चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक में ये कहा गया था कि हमारी क्या बननी चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में 1922 इसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने विचार दिया था कि जो हमारी संविधान सभा है वो भारतीयों के अनुसार होनी चाहिए। बात करते हैं 1924 में। 1924 में बनाई गई स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी ने भी यही मांग रखी थी कि भारतीय संविधान जो है उसमें क्या बननी चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए। ये कहा था 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने विचार रखा कि हाँ, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अब बात करते हैं 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली मांग रख दी कि क्या बननी चाहिए, हमारे देश के लिए संविधान सभा बननी चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, डोमिनियन मिलना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और इस कांग्रेस अधिवेशन में जो हमारे नेहरू जी थे, नेहरू जी ने ये कहा था कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, यानी कि वयस्क मताधिकार के अनुसार बनाई जाएगी। वयस्क मताधिकार के अनुसार बनाई जाएगी, ये कहा था नेहरू जी ने आपके कांग्रेस अधिवेशन में। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जो संविधान सभा है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो भारतीय मस्तिष्क का क्या हो, वास्तविक दर्पण हो। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद बात करते हैं 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में ये क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, वर्ल्ड वार 2, और ये चल रहा था 1934 से लेकर 1945 के बीच में। तो इन्होंने मान लिया था कि ठीक है, हम संविधान सभा बना देंगे। और ये जब माने थे, ब्रिटिश सरकार ने जब ये मान लिया था कि संविधान सभा बनाई जाएगी, उसी को 1940 में क्या कहा गया, उसी को कहा गया अगस्त ऑफर। उसी को क्या कहा गया, अगस्त ऑफर। इसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, तो इसमें आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया जाता है कि ठीक है, हम आपकी मांग को क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन हम जो है आपके लिए क्या करेंगे, हम जैसे वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होगा 1945 में, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए संविधान सभा बना देंगे। तो इसलिए जो इंडियंस थे वो क्या थे, नाराज हुए, और महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसे बैंक का चेक है जो आपका डूबने वाला है, और इसको कहा गया भविष्य का वादा। तो क्रिप्स मिशन में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन के तहत कहा गया, वो कहा गया क्रिप्स मिशन के तहत। और ये कहा किसने था, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अब बात करते हैं 1940 की। 1940 में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश सरकार मान लेती है कि ठीक है, अब हमें संविधान सभा इनकी बनानी पड़ेगी। तो कैबिनेट मिशन में जो हमारे थे, इसमें कौन कौन व्यक्ति थे जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपके पास सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके पास क्रिप्स, और दूसरे थे आपके पास लॉरेंस पेंथिंग, जो क्या थे, जो थे आपके सेक्रेटरी, और तीसरे थे आपके पास ए.वी. अलेक्जेंडर, और ये क्या थे आपके पास, एडमिरल। ये एडमिरल थे दैट टाइम। तो इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे कैबिनेट मिशन में, क्रिप्स, लॉरेंस पेंथिंग, ए.वी. अलेक्जेंडर।
इन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्टेड कर लिया कि ठीक है संविधान सभा बनेगी। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वो गठन कैसे होगा, इसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और साथ में क्या होगी, प्रिंसली स्टेट होगी, यानी कि देशी क्या होगी, रियासतें होगी। ब्रिटिश प्रांत में जो सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, वो चुनाव जो किया जाएगा सदस्यों का, वो किया जाएगा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। और इसमें जो ब्रिटिश प्रांत में जो सदस्य आएंगे वो क्या आएंगे, इलेक्टेड होकर आएंगे, यानी कि निर्वाचित होकर आएंगे। इसके बाद देशी रियासतों के बारे में कहा गया कि इसमें जो सदस्यों का चुनाव होगा वो मनोनीत किए जाएंगे, वो क्या किए जाएंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे। इसके बाद सीटें रखी गई हैं, टोटल सीटें रखी गई थी 389 यानी कि 389, और ये रखी गई थी जनसंख्या के बेस पर, जनसंख्या बेस्ड, यानी कि जनसंख्या के बेस पर रखी गई थी। 1 लाख जनसंख्या पे 1 सीट दी गई थी, तो इसलिए टोटल इंडिया में कितनी सीटें बनी थी, 389 यानी कि 389 सीट हुई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत को जो दी गई थी वो 296 सीट दी गई थी, और जो देशी रियासतों को दी गई थी वो दी गई थी 93 सीट। अब जुलाई 1946 में क्या होता है, जुलाई 1946 में होते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी होती है वो होती है आपकी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को मिलती है कितनी सीट, 208 सीट। कांग्रेस को कितनी मिलती है, 208 सीट। और जो साथ में मुस्लिम लीग लड़ रही थी, मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीट, और कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी थी उनको मिलती है 15 सीट। जैसे बंगाल की क्या थी आपके पास, बंगाल की थी आपके पास कृषक पार्टी, तो इस छोटी छोटी ऐसी पार्टी थी, पंजाबी कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह की पार्टी जो है टोटल इंडिपेंडेंट पार्टी थी वो कितनी थी, 15। तो इस तरह कांग्रेस ने 208 सीट जीत ली, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, और इंडिपेंडेंट पार्टी ने कितनी सीट जीती, 15 सीट जीती। अब बात करते हैं 6 दिसंबर 1946 को, जब कांग्रेस ने 208 सीट जीत ली थी, तो संविधान सभा का क्या किया जाता है, गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनका फॉर्मेशन किया जाता है 9 दिसंबर 1946, यानी कि 3 दिन बाद जब मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में कितने सदस्य प्रेजेंट होते हैं, इस मीटिंग में सदस्य होते हैं 111 सदस्य प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो 73 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने क्या कर दिया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बाइकआउट कर दिया था, बैठने से मना कर दिया था। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये किस बेस पे चुने गए थे, ये चुने गए थे फ्रेंच परंपरा के अनुसार, यानी कि फ्रांस परंपरा के अकॉर्डिंग ये क्या चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि जब संविधान सभा बननी थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, नॉन परमानेंट मेंबर कौन थे, वो थे आपके पास सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बनाया जाता है, और स्थायी सदस्य में कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, और उपाध्यक्ष में जो बनते हैं वो बनते हैं एस.सी. मुखर्जी और आपके पास वी.टी. कृष्णमचारी, ये बनते हैं आपके पास उपाध्यक्ष। और बी.एन. राव को क्या बनाया जाता है, बी.एन. राव को बनाया जाता है संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है बी.एन. राव को। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है, और उद्देश्य प्रस्ताव जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो दिया था नेहरू जी के द्वारा। और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जो आज की प्रेम्बल है उद्देश्य का है, उसका ही संशोधित रूप था उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो संशोधित रूप है वो क्या है, आपका आज का प्रेम्बल है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये पास हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इन्हें जो एक्सेप्ट किया था, इन्हें जो स्वीकारा था उद्देश्य प्रस्ताव को, वो स्वीकारा था आपका 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद क्या होता है, 3 जून 1947 को आता है माउंट बेटन प्लान, और ये प्लान इसलिए आया क्योंकि मुस्लिम लीग ने ब्लैक डे बनाया था, यानी कि नरसंहार किया था। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने माउंट बेटन प्लान बनाया, और इस माउंट बेटन प्लान में जो हमारे लॉर्ड माउंट बेटन थे, उन्होंने जो है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक था आपके पास इंडिया और एक था आपके पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन हो गया और इंडिया क्या हो गया, अलग डोमिनियन हो गया। और ये किसके थ्रू हुआ, ये हुआ माउंट बेटन प्लान के थ्रू।
15 अगस्त 1947 को जब आपका पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे पास जो सीट बची थी वो टोटल बची थी कितनी, 299। तो 299 हमारे पास सीट रह चुकी थी। अब संविधान सभा बन के तैयार हो गई थी और उस संविधान सभा के क्या क्या वर्क थे, उस संविधान के जो वर्क थे वो क्या थे। पहला तो था संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन की किसकी अध्यक्षता में सौंपा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सौंपा गया। और दूसरा था इसका काम कानून बनाना, यानी कि लॉ फॉर्मेशन। तो लॉ फॉर्मेशन का जो काम था वो किसे सौंपा गया, वो सौंपा गया जे.वी. मालवणकर। और जे.वी. मालवणकर के बारे में आप जानते हो ये क्या थे, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो जे.वी. मालवणकर की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, कानून बनाने के लिए विधायिका बनाई गई, लेजिस्लेटिव बनाई गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो ये था आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसमें कुछ छोटे से पॉइंट है वो और देख लेते हैं हम। वे छोटे से पॉइंट क्या है, छोटे से पॉइंट ये है, कुछ अन्य कार्य भी हुए थे। जैसे आपके पास मई 1949 में क्या हुआ था, जो भारत था, भारत को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल में सदस्य होने की स्वीकृति मिली थी मई 1949 में। इसके बाद क्या हुआ था, दूसरा काम 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपनाया था, हमने अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग। इसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति कौन थे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल जो सत्र हुए थे, टोटल सेशन यानी कि कुल सत्र जो हुए थे, वो कुल सत्र हुए थे आपके पास 11, जिसमें टोटल कंट्री से हमने क्या लिया था, संविधान लिया था, कुछ पॉइंट लिए थे। तो उसके लिए जो टोटल जो खर्चा आया था वो आया था 64 लाख रुपए का। 64 लाख रुपए का टोटल क्या आया था, खर्चा आया था। और अंतिम जो सेशन हुआ था, अंतिम जो सत्र हुआ था, वो हुआ था आपके पास 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था। और जो आपके सामान्य चुनाव थे यानी कि जनरल इलेक्शन थे, वो हुए थे आपके पास 1951 और 1952 में। तो इस तरह हमारा क्या बना था, इस तरह बना था हमारा भारतीय संविधान। तो आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कमेटी, और मेन कमेटी कौन सी थी उसको अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में ही। तो जो मेन कमेटी थी, प्रमुख समितियाँ थी, वो 8 मेजर थी और 15 क्या थी, माइनर थी। यानी कि 8 जो बड़ी कमेटियाँ थी, बड़ी समिति थी, और जो उसमें 15 थी वो आपकी छोटी छोटी कमेटी थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती है। तो सबसे पहले कमेटी जो आएगी वो आएगी यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति समिति। दूसरी कमेटी आती है आपके पास संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और तीसरी आती है आपके पास राज्य समिति यानी कि स्टेट कमेटी। और ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, ये अध्यक्षता में बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इन कमेटियों को बनाया गया था। तो आपको याद रखनी है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और आपकी स्टेट कमेटी। बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, वो बनाई गई थी आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। यानी कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे आपके पास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथी कमेटी जो 5वीं कमेटी जो आती है वो आती है प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में। और सरदार जी को सरदार की जो उपाधि दी थी वो दी थी गांधी जी के द्वारा, और वो कौन से थे? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। वो योगदान क्या था? क्योंकि इन्होंने ही स्टेट को इकट्ठे करने का काम किया था। स्टेट को इकट्ठा करके एक राष्ट्र बना है, तो इकट्ठा करने में जो काम था वो किसका था योगदान? वो था सरदार जी का, वल्लभ भाई पटेल जी का। और इसी की वजह से इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को यूनाइटेड डे यानी कि एकता दिवस। इसके बाद छठी जो कमेटी आती है, वो छठी कमेटी आती है नियम एवं संचालन समिति, रूल्स एंड स्टीयरिंग कमेटी। और ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। इसके बाद आती है एडवाइजरी कमेटी। और एडवाइजरी कमेटी में 3 कमेटी आपकी आती है। पहली होती है फंडामेंटल राइट कमेटी यानी कि मौलिक अधिकार समिति, दूसरी होती है माइनॉरिटी कमेटी यानी कि अल्पसंख्यक समिति, और तीसरी होती है ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया यानी कि जनजाति एवं बाह्य क्षेत्र की कमेटी। और इनके जो हेड थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हीं एडवाइजरी कमेटी को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और वो 4 सब कैटेगरी कमेटी कौन सी थी? वो थी आपके पास एक फंडामेंटल की आपकी डिवाइड होगी तो कितनी होगी? फंडामेंटल राइट सब कमेटी। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो बनाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में थी? वो बनाई गई थी आपकी जेपी कृपलानी जी के द्वारा। इसके बाद दूसरी आती है माइनॉरिटी यानी कि माइनॉरिटी सब कमेटी। और माइनॉरिटी सब कमेटी जो बनाई गई थी वो बनाई थी SH मुखर्जी की अध्यक्षता में। और तीसरी आती है आपकी नेफ्टा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। नॉर्थ ईस्ट यानी कि दक्षिण ईस्ट पूर्व दक्षिण पूर्व प्रांतीय जनजाति क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया की जो समिति बनाई गई थी वो बनाई गई थी गोपीनाथ बडोली जी के द्वारा। और इसके बाद जो आपकी चौथी कमेटी होती है वो होती है एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड यानी कि बाह्य एंड आंशिक बाह्य समिति जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी AB ठक्कर जी के द्वारा। तो ये आपकी क्या थी? कुछ आपकी मेजर कमेटी थी और कुछ आपकी क्या थी? माइनर। तो अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें आपके 7 सदस्य थे। तो एग्जाम कभी कभी क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बन जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1991 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। इनके क्या क्या काम थे? सबसे पहले 1936 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी इन्होंने बनाई थी। इसके बाद ये क्या थे? ये बॉम्बे राज्य के लिए राज्यसभा सदस्य क्या हुए थे? चुने गए थे। इसके बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ यानी कि पहले कानून मंत्री थे और 1990 में इन्हें क्या दिया गया था? मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि आपके पास ये असेंबली आपके पास क्या थे? ये संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। और साथ में आपकी जो मिनिस्टर ऑफ लेबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय की कार्यकारी परिषद में ये क्या थे? लेबर मिनिस्टर थे यानी कि आपके श्रम मंत्री रह चुके थे। तो ये कुछ काम थे। और साथ में इन्होंने एक बुक लिखी थी और इनकी बुक थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये कुछ पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। 29 जुलाई 1947 में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई तो 7 सदस्य चुने गए थे। और वे 7 सदस्य कौन कौन से थे? पहले थे आपके अध्यक्ष डॉक्टर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी, दूसरे थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे आपके पास KM मुंशी, 5वें थे आपके पास सैयद सैदुल्ला और छठे थे आपके पास जो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है माधव राव। लेकिन पहले कौन थे? पहले थे BL मिट्टर। इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद इनकी जगह रिप्लेस कौन हुए? माधव राव। और इंपॉर्टेंट हो जाता है T कृष्णमचारी। ये भी पहले नहीं थे क्योंकि पहले कौन थे? DP केतान। और DP केतान की हो जाती है मृत्यु तो उनकी जगह रिप्लेस किन्हें किया जाता है? T कृष्णमचारी को। फरवरी 1948 में इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाता है और ये कंप्लीट जो होता है वो होता है आपके पास 26 जनवरी 1949 को ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और ये जो इन फोर्स होता है, लागू होता है, ये होता है 26 जनवरी 1950 में। तो ये आपके मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान का निर्माण
इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके कहाँ कैसे कैसे मांग रखी गई, क्या क्या इसमें हुआ, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह इस जो है इन पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।